हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है कृष्ण एज वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज से हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं भूगोल के लिए, जो कि कक्षा 12 के लिए केंद्रित होगी। वैसे एनसीईआरटी का है तो कोई भी इसे पढ़ सकता है, लेकिन विशेष तौर पे कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं राजस्थान बोर्ड के या किसी भी बोर्ड के जो हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही लाभकारी होने वाली है। इसमें हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल पढ़ने वाले हैं हम। भूगोल पढ़ेंगे, कौन सी कक्षा की पढ़ेंगे? 12वीं क्लास की। ठीक है, इसके अंदर हम शुरुआत करेंगे किससे? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, किताब अपनी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसका चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं। क्या करेंगे? चैप्टर फर्स्ट इसका करने वाले हैं, जो कि क्या होगा? मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्रों से संबंधित होगा। चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट है। नाम क्या है? मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र, ये चैप्टर फर्स्ट है इसका 12वीं कक्षा में भूगोल विषय का। ये पहली किताब है, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बार देखें इसका, थोड़ा सा भूगोल के बारे में जाने हो। भूगोल के बारे में अगर बेसिक चीजें हम जानते हैं, भूगोल 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 इसको अंग्रेजी में जियोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियोग्राफी। ये जो जियोग्राफी शब्द है, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक जिसे यूनानी भी कहते हैं, ग्रीक जिसे यूनानी भी कहते हैं, जियो प्लस ग्राफोज से मिलकर बना है। जियो प्लस ग्राफोज से मिलकर बना है। इसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफोज का मतलब होता है वर्णन करना। ग्राफोज का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। इस हिसाब से सीधे अर्थों में जियोग्राफी यानी भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल के बारे में और बेसिक डिटेल हम जानना चाहें, भूगोल शब्द देने वाला यानी भूगोल शब्द दाता तो कौन थे? इरेटोस्थनीज। कौन थे? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज नामक विद्वान हुए, भूगोल वेता हुए। इन्होंने पहली बार भूगोल यानी जियोग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया था। और भूगोल के अगर हम जनक की बात करें, भूगोल के जनक, तो भूगोल के जनक माने जाते हैं हिकेटियस। कौन माने जाते हैं? हिकेटियस। भूगोल की मुख्यतः दो शाखाएं हैं। मुख्यतः दो शाखाएं हैं। मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं? दो। कौन कौन सी है? सर, भौतिक भूगोल है और मानव भूगोल है। भौतिक भूगोल है और मानव भूगोल है। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का अध्ययन हम कक्षा 11वीं में कर चुके हैं, और मानव भूगोल जो है वो आपकी कक्षा 12वीं में है। ठीक है, मानव भूगोल के जो जनक माने जाते हैं, मानव भूगोल के जनक वो है फ्रेडरिक रेटजेल। कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। भौतिक भूगोल के जनक माने जाते हैं वॉन हम्बोल्ट। वॉन हम्बोल्ट। कौन माने जाते हैं? वॉल्ट हम्बोल्ट माने जाते हैं। और इसके बारे में हम जानना चाहें, ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बेसिक जानकारी तो हो गई इसकी। ठीक है, अध्याय 1 है मानव भूगोल।
प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। भूगोल की बात की हमने, भूगोल शब्द के जन्मदाता है इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज। भूगोल विषय का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है हिकेटियस को। किसको माना जाता है? हिकेटियस को। भूगोल ग्रीक या यूनानी शब्द, ग्रीक भी बोलते हैं यूनानी भी बोलते हैं, दोनों एक ही है। जियो और ग्राफो से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना और ग्राफोज का अर्थ है, सॉरी जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफोज का मतलब होता है वर्णन करना। सीधे अर्थों में भूगोल का अर्थ क्या होगा? पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल की दो शाखाएं मानी गई है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मानव भूगोल का जन्म 18वीं सदी में होता है। मानव भूगोल कब अस्तित्व में आता है? 18वीं सदी के अंदर। आगे चलिए। आधुनिक भूगोल, आधुनिक मानव भूगोल की बात करें तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। कहाँ के हैं? जर्मनी के। कहाँ के रहने वाले हैं ये? जर्मनी के हैं। आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल, जर्मनी के रहने वाले। इनकी किताब का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी इनकी किताब का नाम है। इस किताब में इन्होंने भूगोल की परिभाषा दी है। किसकी परिभाषा दी है? भूगोल। कौन सा भूगोल? मानव भूगोल। उन्होंने कहा कि जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच। इसके बाद की इसमें मानव समाज, मानव समाज और धरातल, मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित संबंध। क्या? संश्लेषित संबंध का भूगोल बताया इन्होंने। मानव भूगोल को क्या बताया फ्रेडरिक रेटजेल ने? मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन बताया। संबंधों का क्या बताया इसने? संश्लेषित अध्ययन बताया है। संश्लेषित अध्ययन, मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन कौन बताता है? रेटजेल कहते हैं मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रेटजेल के अलावा और भी विद्वान हुए हैं जिन्होंने परिभाषाएं दी है मानव भूगोल की। देखते हैं उनको। एक है एलन सी सैंपल। एलन सी सैंपल रहने वाली तो अमेरिका की है ये। कहाँ की है? अमेरिका की है ये। और ये रेटजेल की शिष्या है। रेटजेल हुए हैं, उनकी क्या है ये? शिष्या। रेटजेल की शिष्या है ये। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो रेटजेल की विचारधारा से ये क्या होगी? प्रभावित होगी। इन्होंने कहा कि मानव भूगोल, कौन सा भूगोल? मानव भूगोल क्या है सर? अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसकी बात की इसने? अस्थिर पृथ्वी। किसकी बात की? अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव की, क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी पृथ्वी अस्थिर है, हमेशा रोटेट होती रहती है और मनुष्य भी कभी उसका नहीं हमेशा कार्य करता रहता है। तो इनके बीच अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंध हमेशा बदलते रहते हैं। इन संबंधों का जो अध्ययन है वही मानव भूगोल है। ये कहती कौन है? एलन सी सैंपल। कौन कहती है? एलन सी सैंपल। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कौन का? किसने कहा? एलन सी सैंपल ने। रेटजेल और एलन सी सैंपल, रेटजेल और एलन सी सैंपल की विचारधारा को नियतिवाद या निश्चयवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियतिवाद या निश्चयवाद कहा जाता है। इस समय क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय पर मानव पर प्रकृति का प्रभाव अधिक है। मानव पर प्रकृति का प्रभाव अधिक होता है इस विचारधारा के अनुसार, इसलिए इसको क्या कहा गया? नियतिवाद व निश्चयवाद। तो निश्चयवाद के जनक कौन? सॉरी जनक क्या, विचार समर्थक कौन है? रेटजेल और एलन सी सैंपल। और भी है पर ये प्रमुख है हमारे अनुसार।
आगे देखो, एक विद्वान और है पाल विडाल डी ला ब्लास। कौन हुए हैं? पाल विडाल डी ला ब्लास, फ्रांस के रहने वाले हैं भाई साहब। कहां के रहने वाले? फ्रांस के। इन्होंने जो विचारधारा दी उसको हम कहते हैं संभववाद। क्या कहते हैं? संभववाद। इन्होंने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी? इन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम या भौतिक नियम और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य, इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के संश्लिष्ट ज्ञान से जो उत्पन्न संकल्पना है वही मानव भूगोल है। ये किसने कहा? पाल विडाल डी ला ब्लास। क्या कहते हैं ये कि साहब पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी। इस पृथ्वी को कोई नियम क्या करते हैं? नियंत्रित। क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। इस पृथ्वी को कोई नियम, भौतिक नियम है जो क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित करने वाले क्या है? भौतिक नियम। कौन से नियम है भाई साहब? भौतिक नियम है, ठीक है। और इन भौतिक नियमों और इस धरातल पर यानी पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के मध्य इनके जो संबंध है, क्या है? संबंध। इन संबंधों से जिस ज्ञान की हमें प्राप्ति होगी, किसकी प्राप्ति होगी? ज्ञान की प्राप्ति होगी। यानी इन संबंधों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे और अध्ययन से हमें जो रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो ज्ञान की प्राप्ति होगी वही क्या है? मानव भूगोल है। वही क्या है? मानव भूगोल है। ये कौन कहता है? पाल विडाल डी ला ब्लास। क्या कहते? कौन? पाल विडाल डी ला ब्लास, फ्रांस के रहने वाले। क्या कहा इन्होंने? पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और उस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का जो संस्कृत ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है, यानी जो रिजल्ट मिलता है वही क्या है? मानव भूगोल है। ये कौन कहता है? पाल विडाल डी ला ब्लास। कौन कहता है? पाल विडाल डी ला ब्लास। तो तीन विचारधाराएं हमने देखी। रेटजेल की देखी। रेटजेल ने क्या कहा कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, रेटजेल ने क्या कहा कि मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन। रेटजेल ने तो क्या कहा? मानव समाज, मानव के जितने भी समाज हैं, मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन, संश्लेषित अध्ययन, ये क्या है? मानव भूगोल। ये तो रेटजेल ने कहा। रेटजेल की शिष्या कौन हुई? एलन सी सैंपल। कौन हुई? एलन सी सैंपल। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, क्रियाशील मानव के बीच संबंध, के बीच संबंधों का अध्ययन क्या है? मानव भूगोल। मानव समाज और धरातल के बीच संश्लिष्ट अध्ययन के संश्लिष्ट अध्ययन को रेटजेल ने मानव भूगोल कहा। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के जो संबंधों का अध्ययन है उसे मानव भूगोल एलन सी सैंपल ने कहा। और एक और हमने पढ़ा क्या? पाल विडाल डी ला ब्लास। पाल विडाल डी ला ब्लास। ये क्या कहते हैं भाई साहब? ये भाई साहब कहते हैं कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, किसको? पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले कौन नियंत्रित करते हैं? भौतिक नियम। कौन? भौतिक नियम। भौतिक नियम और इस पर रहने वाले, इस पर पृथ्वी पर ही रहने वाले जीवों के मध्य का संबंध, जीवों के मध्य के संबंधों से संश्लिष्ट, के संबंधों के संश्लिष्ट ज्ञान से, कि इनके बीच में, इनसे हमें प्राप्त होगा क्या? संश्लेषित ज्ञान। क्या प्राप्त होगा? संश्लेषित ज्ञान हमें प्राप्त होगा। इस ज्ञान से
हम जो परिणाम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? परिणाम। उसी परिणाम को मानव भूगोल कहा इन्होंने। क्या कहा? मानव भूगोल कहा। किसने कहा? पॉल विडाल डिलाब्लास। तो तीन लोगों की परिभाषा आप याद रहोगे, रेटजेल, एलन सी सैंपल और पॉल विडाल डिलाब्लास। दोनों की जो परिभाषा है उसको क्या नाम दिया? नियतिवाद या निश्चयवाद। नियतिवाद या निश्चयवाद। और इसकी जो विचारधारा थी पॉल विडाल डिलाब्लास की, इसका नाम क्या था? संभववाद। क्या बात थी? संभववाद। विचारधारा क्या नाम था? संभववाद। चलिए आगे। अब बात करें मानव भूगोल की प्रकृति। भूगोल के बारे में हम पढ़ा कि भूगोल की दो शाखाएं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम प्रकृति द्वारा निर्मित भूदृश्यों के बारे में का अध्ययन करते हैं, यानी भौतिक पर्यावरण को पढ़ते हैं, जैसे वनस्पति, नदी और जंगली जानवर। इनसे जो चीजें हमने इनमें बदलाव किया हमने, वो हो गए मानवीय क्रियाकलाप। इनसे जो बदलाव आए, क्या आए? बदलाव किसके कारण आए? मानवीय क्रियाकलापों से। किससे आए? मानवीय क्रियाकलापों से। तो इन मानवीय क्रियाकलापों का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको बोल देंगे मानव भूगोल। क्या बोल देंगे? मानव भूगोल बोल देंगे। तो मानव द्वारा निर्मित भूदृश्य, जिसको सांस्कृतिक पर्यावरण भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सांस्कृतिक पर्यावरण भी कहते हैं, उसका अध्ययन करते हैं मानव भूगोल में। जैसे वनस्पति, उसको हमने चेंज कर दिया खेत के रूप में, और खेती बना लिया, कैसे गेहूं का बना लिया। नदी से हमने नहरें बना दी। जंगली जानवरों को हमने पालतू बनाया, फिर हम कृषि करने लगे, दूध की प्राप्ति करने लगे, ऊन की प्राप्ति करने लगे। तो इस तरीके से बदलाव आए। मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन मानव भूगोल में और भौतिक पर्यावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल में करेंगे। इसमें भौतिक भूगोल में जब हम पढ़ते हैं तो शुरुआत में मानव ने खुद का प्राकृतिकरण कर लिया, प्राकृतिकरण किया था। यानी मानव खुद क्या हो गया था? खुद ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था, और इसी को नाम दिया गया क्या? पर्यावरणीय निश्चयवाद। क्या नाम दिया इसको? पर्यावरणीय निश्चयवाद। फिर कुछ एक ऐसा समय आया जब हमने कहा कि अब हम प्रकृति के अनुसार नहीं ढलेंगे, बल्कि अपनी जरूरतों के अनुसार प्रकृति को बदल देंगे। तो इसको बोला प्रकृति का मानवीकरण। क्या बोला? प्रकृति का मानवीकरण। तो मानव का प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना, मानव का प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना, ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। इस विचारधारा को नाम दिया संभववाद। क्या नाम दिया? संभववाद। क्या नाम दिया था? संभववाद। वो कौन सा था? पर्यावरणीय निश्चयवाद। अभी हम पढ़ के आए संभववाद के समर्थक कौन थे? पॉल विडाल डिलाब्लास। पॉल विडाल डिलाब्लास, पॉल विडाल डिलाब्लास, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में एक नई और चीज लेकर आए हमने सोचा भाई अगर हम प्रकृति को अपने अनुसार ढालते जाएंगे तो प्रकृति तो रहेगी नहीं, वो का सारा मानवीकरण हो जाएगा, तो प्रकृति को नुकसान होगा, और प्रकृति को नुकसान होगा तो मनुष्य को यानी मानव को भी क्या होगी? समस्या। तो बीच में हम एक बीच का नया मार्ग खोजने का हमने प्रयास किया। हमने उसके लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया। प्रौद्योगिकी मानव के विकास का सूचक होती है। जितनी उन्नत प्रौद्योगिकी मानव विकास भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इन दोनों के बीच में प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, और प्रौद्योगिकी होती है वो सांस्कृतिक विकास की सूचक होती है। इसमें हम क्या करते हैं? प्रकृति के नियमों को समझते हैं। क्या करते हैं? प्रकृति के नियमों को समझते हैं और नई चीजें करते हैं। जैसे घर्षण और ऊष्मा के ज्ञान से हमने क्या उत्पन्न की? अग्नि का आविष्कार किया। वायु गति के नियमों को समझे तो वायुयान बनाए। क्या बनाए? वायुयान बनाए हमने। प्रौद्योगिकी ये इसमें ये इसको हम कहेंगे क्या? नवनिश्चयवाद। ये पर्यावरण निश्चयवाद, ये नवनिश्चयवाद, और ये क्या है? संभववाद। संभववाद और निश्चयवाद के बीच का जो मार्ग है उसको कहेंगे हम नवनिश्चयवाद। क्या कहेंगे? नवनिश्चयवाद। और ग्रिफिथ टेलर नाम के विद्वान है वो इसके समर्थक है। प्रमुख विचारधाराएं इसकी पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभाववाद या संभावनावाद,
संभववाद या संभावनावाद, संभववाद या संभावनावाद, ठीक है। और नव निश्चयवाद, तीन विचारधाराएं, पर्यावरण निश्चयवाद, संभावनावाद, नव निश्चयवाद। पर्यावरण निश्चयवाद के जो समर्थक है वो रेटजेल है, हम्बोल्ट है और सैंपल है। रेटजेल, हम्बोल्ट और सैंपल किसके हैं पर्यावरण निश्चयवाद के? संभववाद के पाल विडाल डिलाब्लास और लूसियन फेब्रे। कौन कौन है? पाल विडाल डिलाब्लास और लूसियन फेब्रे। नव निश्चयवाद के जो समर्थक हैं, के जनक हैं, ग्रिफिथ टेलर हैं। कौन है? ग्रिफिथ टेलर। कौन है भाई साहब? ग्रिफिथ टेलर। आगे चलिए हम एक एक पढ़ते हैं इनके बारे में। पर्यावरणीय निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद, इसमें क्या हुआ? प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक पर्यावरण से अत्यधिक प्रभावित हुआ। पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा में जो प्राकृतिक पर्यावरण की अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था थी उसमें मानव प्राकृतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है। फिर क्या करता है? खुद को प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। प्रकृति ने जैसा कहा कि इस तरीके से होना चाहिए तो मानव ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया। जैसी प्रकृति वैसा ही मानव हो गया। मानव के सामाजिक विकास की इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद के नाम से जाना जाता है। अभी हम पढ़ के आए कि इसके समर्थक कौन कौन है। समर्थक कौन कौन है इसके? सबसे पहले तो रेटजेल। कौन है? रेटजेल। रेटजेल की शिष्या कौन है? एलन सी सैंपल। एलन सी सैंपल, एलन सी सैंपल। और कौन है? हम्बोल्ट। कौन है भाई साहब? हम्बोल्ट है। कौन है? हम्बोल्ट। पर्यावरण निश्चयवाद के समर्थक है। इसमें क्या कहा इन्होंने कि प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रियाएं जब होने लगी, अन्योन्य क्रियाएं मतलब एक दूसरे पर रहने वाली क्रियाएं जब होने लगी तो इसमें इसकी प्रारंभिक अवस्था थी जब मानव ने खुद को प्रकृति के अनुसार ढाला। मानव ने खुद को प्रकृति के अनुसार ढाला। इसी विचारधारा को, इसी अवस्था को जब मानव इस तरह से अपना विकास कर रहा था, सामाजिक विकास कर रहा था, तो उन्होंने विद्वानों ने इसे नाम दिया किसका? पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद का। कौन कौन से सब विद्वान थे इसके समर्थक? रेटजेल, एलन सी सैंपल और हम्बोल्ट। अगली विचारधारा है संभववाद या संभावनावाद। संभववाद या संभावनावाद, इसके जो समर्थक हैं वो कौन कौन है? पाल विडाल डिलाब्लास, पाल विडाल डिलाब्लास। कौन है? पाल विडाल डिलाब्लास और लूसियन फेब्रे। कौन है? लूसियन फेब्रे। कौन है? पाल विडाल डिलाब्लास और लूसियन फेब्रे संभववाद के क्या है? समर्थक हैं। इसके क्या, इस विचारधारा के अनुसार क्या हुआ? इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। क्या है? किसमें परिवर्तन करेगा? पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। तथा प्रकृति प्रदत्त यानी प्रकृति द्वारा प्रदान की गई अनेक संभावनाओं को अपने इच्छानुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। कौन सी विचारधारा कहती है? संभववाद या संभावनावाद। इसके समर्थक हुए पाल विडाल डिलाब्लास और लूसियन फेब्रे। क्या कहा इन्होंने कि मनुष्य अब पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, सक्षम है और प्रकृति में जितनी भी संभावनाएं मौजूद है उसके अनुसार वह उन अवसरों को अपने लाभ के लिए अपने अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है। और यहाँ पर मानव का प्रकृति पर पहले निर्भरता थी, तो निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान संभव हुआ था इस विचारधारा में। कौन सी विचारधारा में? संभववाद या संभावनावाद। किसने दिया था? पाल विडाल डिलाब्लास और लूसियन फेब्रे ने। संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है। संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है। लेकिन जब हम पढ़े थे नियतिवाद, पर्यावरणीय नियतिवाद, तो उसमें मनुष्य को की तुलना में प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान
होता है और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। आगे चलिएगा, नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद का जनक कौन है? ग्रिफिथ टेलर है। कौन है? ग्रिफिथ टेलर। कौन है? ग्रिफिथ टेलर। इसको रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। नवनिश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। ये विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती है। एक में कहा कि प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान है, तो दूसरी में कहा कि इसमें मनुष्य का महत्वपूर्ण स्थान है। और ये जो संभावना है नवनिश्चयवाद ये कहती है प्रकृति भी महत्वपूर्ण है, मनुष्य भी महत्वपूर्ण है, दोनों का अस्तित्व रहना चाहिए, लेकिन एक ऐसा मार्ग ढूंढा जाए जिससे ना तो प्रकृति से मनुष्य को नुकसान हो, ना ही मनुष्य से प्रकृति को नुकसान हो। तो वो बीच का जो मार्ग था, इस मार्ग की विचारधारा को नाम दिया नवनिश्चयवाद। और देने वाले कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने कहा कि पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाना है। उन्होंने क्या कहा? ये विचारधारा क्या कहती है नवनिश्चयवाद की? कि पर्यावरण को नुकसान नहीं करना, नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाया जाना चाहिए। नवनिश्चयवाद के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर होकर रह सकता है और न ही प्रकृति से स्वतंत्र होकर रह सकता है। यानी ना तो प्रकृति पर निर्भर होना है पूरी तरह से, ना प्रकृति से स्वतंत्र रहना है। ये विचारधारा कहती है नवनिश्चयवाद की प्रकृति पर विजय पाने के लिए, इस पर प्रकृति पर विजय पाने के लिए, प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना। प्रकृति पर विजय पाना है तो प्रकृति के ही नियमों को मानना पड़ेगा और साथ में उसे विनाश से भी बचाना होगा। किससे बचाना होगा? विनाश से भी बचाना होगा। ये कौन कहते हैं? ग्रिफिथ टेलर भाई साहब कहते हैं। कौन कहते हैं? ग्रिफिथ टेलर भाई साहब कहते हैं। और क्या कहता है? कि प्राकृतिक देनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। कि प्रकृति ने जिस चीजें हमें दी है उनकी भी अपनी अपनी क्या है, एक लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं। उन सीमाओं का ध्यान रखते हुए हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा कि जब औद्योगिकरण करो आप तो जंगलों को नष्ट होने से बचाओ, तभी अस्तित्व रह सकता है, मनुष्य का भी रहेगा और साथ में प्रकृति का भी रहेगा। ये जो विचारधारा है तो कौन सी विचारधारा है? नवनिश्चयवाद। ठीक है, आगे चलो। मानव भूगोल में आधुनिक विचारधाराएं भी आई हैं। कुछ विचारधाराएं जो समय के अनुसार उभरी। तो 1970 का दशक ऐसा था जब कुछ विचारधाराएं हमारे सामने उभर कर आने लगी थी। उनमें विचारधारा है कल्याण परक और मानवतावादी। एक विचारधारा कौन सी है? कल्याण परक और अथवा मानवतावादी। दूसरी है आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा, आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। और तीसरी है व्यवहारवादी विचारधारा। कौन सी है? व्यवहारवादी विचारधारा। कल्याण परक अथवा मानवतावादी जो विचारधारा है इसके अंदर मनुष्य के विकास पर जोर दिया गया। आमूलवादी में जो मनुष्य से संबंधित समस्याएं थी, जैसे गरीबी थी, इन समस्याओं को उखाड़ फेंकने की बात की गई। और व्यवहारवादी विचारधारा में मनुष्य को विकास सबसे बराबर दर्जा देने की बात की गई। में 1970 के मध्य इनका उदय होता है। आइए इनके बारे में एक पढ़ते हैं। कल्याण परक अथवा मानवतावादी विचारधारा। मानवतावादी विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। सामाजिक कल्याण यानी समाज का सारे का कल्याण होगा। और कब होगा? जब समाज के सभी लोगों के पास क्या होंगे? आवास होंगे, यानी घर होंगे, उनका स्वास्थ्य सही होगा। क्या होगा? स्वास्थ्य। और सबके पास क्या होगी? शिक्षा होगी। तभी सभी लोगों का क्या होगा? सामाजिक कल्याण होगा। ये विचारधारा कौन सी है? कल्याण परक व मानवतावादी विचारधारा है। इसमें आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे। कौन सी विचारधारा में? कल्याण परक अथवा मानवतावादी विचारधारा में। आमूलवादी व रेडिकल विचारधारा, ये विचारधारा परिवर्तन लाने वाली विचारधारा है। ठीक है, ये क्या परिवर्तन लाने के लिए ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग करती है। आमूलवादी विचारधारा निर्धनता के कारण है, उसके बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग करेगी। कार्ल मार्क्स एक विद्वान हुआ है
जो हमेशा गरीबों के पक्ष में रहा है, मजदूरों के पक्ष में रहा है, तो उसके सिद्धांत यानी मार्क्सवाद की का उपयोग करते हैं किसकी व्याख्या के लिए? सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए, गरीबी के बंधन और गरीबी के कारण के लिए। निर्धनता के कारण क्या है और इसकी ये कैसे जुड़ी रहती है और सामाजिक असमानता क्यों व्याप्त है, अगर इन चीजों का पता लगाना था तो ये किसका प्रयोग करिए? इसके लिए मार्क्सवाद के सिद्धांत का इन्होंने प्रयोग किया। कौन सी विचारधारा करती है? आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। आमूलवादी विचारधारा कहती है कि अगर समाज में जितनी भी समस्याएं वो सबका संबंध किससे है? पूंजीवाद के विकास से है। किसके बाद से? पूंजीवाद। अर्थात कार्ल मार्क्स किसका समर्थक था? समाजवाद का। किसका था? समाजवाद का, साम्यवाद का, इसका समर्थक था। यानी पूंजीवाद की विरोधी अवधारणा विचारधारा कौन सी थी? आमूलवादी व रेडिकल विचारधारा। एक विचारधारा हमारी कौन सी? व्यवहारवादी विचारधारा। क्या कहती है ये? व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ, किसके साथ साथ? प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक्काल बोध पर ज्यादा जोर देती है। कहते हैं कि मानव की जो जातियां हैं उनकी प्रजाति और धर्म के आधार पर हमारे सामाजिक संवर्ग यानी समाज के जो वर्ग हैं इनके एक लंबे समय पर उनको क्या सीखने को मिला कि जातियों में असमानता है, भेदभाव यहाँ पर व्याप्त है। ये सब चीजों के बारे में जो जोर देती है विचारधारा वो कौन सी है? व्यवहारवादी विचारधारा है। आगे चलें। मानव भूगोल के क्षेत्र, मानव भूगोल के क्षेत्र, इसके कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जिनमें सामाजिक भूगोल है, नगरीय भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, आवास भूगोल है और आर्थिक भूगोल है। ये इसके क्या है? मुख्य क्षेत्र। कौन कौन से? सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। ये तो इसके मुख्य क्षेत्र हैं और ये इसके उप क्षेत्र हैं। कौन कौन से? व्यवहारवादी भूगोल और एक और लिख लें सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, लिंग भूगोल और भी कई सारे हैं। लेकिन हमें पूछेगा तो 2 पूछ लेगा, 3 पूछ लेगा, 4 पूछ लेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो मुख्य क्षेत्र सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। उपक्षेत्र सांस्कृतिक, व्यवहारवादी, सामाजिक कल्याण, ऐतिहासिक, चिकित्सा और लिंग भूगोल। ये सब क्या है? भूगोल, मानव भूगोल के उप क्षेत्र है। मानव भूगोल की विषय वस्तु, मानव भूगोल ने अपनी विषय वस्तु में अपने अध्ययन के लिए किन को चुना? तो देखो, भौतिक पर्यावरण व मानव जगत के बीच अनोन्य क्रिया द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करना मानव भूगोल की विषय वस्तु रही है। क्या कहा है इन्होंने? भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के बीच अनोन्य जो क्रियाएं हुई उनसे निर्मित हुआ सांस्कृतिक वातावरण, उस सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करना इसकी क्या रही? पहली विषय वस्तु रही। पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना, मानव भूगोल ने पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझा और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया, मानव भूगोल का उद्देश्य था। ये इसकी दूसरी विषय वस्तु थी। इसके अंदर पृथ्वी को मानव का घर समझा और उन सभी तत्वों का अध्ययन किया जिन्होंने मानव को पोषित किया। फिर इसका तीसरी जो विषय वस्तु रही वो थी धरातल पर रहने वाले समस्त मानवीय जगत और उनकी क्षमता का अध्ययन करना भी भूगोल का क्या रहा? विषय। ये इसका तीसरा विषय था। तो मुख्यतः 3 विषय हमारी किताब के अंदर दे रखे हैं। भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के बीच अनोन्य क्रिया द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन, पृथ्वी को मानव घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया, और धरातल पर रहने वाले समस्त मानवीय जगत और उसकी क्षमता का अध्ययन करना मानव भूगोल की विषय वस्तु रही है। प्रौद्योगिकी के विकास में प्रकृति का ज्ञान, कहा कि प्रौद्योगिकी के विकास में प्रकृति के ज्ञान का क्या महत्व है। देखिए, प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास का स्तर होती है, पक्की बात है। मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है। मानव जब तक प्रकृति के नियमों को नहीं समझेगा
एक उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या हुआ, इसके उदाहरण हमें देखने को मिले कि प्रौद्योगिकी विकास में प्रकृति ज्ञान आवश्यक है। जैसे क्या क्या, उदाहरण के लिए घर्षण व ऊष्मा की सोच ने, घर्षण और ऊष्मा के बारे में जब हमें पता चला तो उसने आग की खोज में सहायता की। डीएनए और आनुवांशिकी के रहस्यों ने अनेक बीमारियों पर विजय पाने में सहायता की है। वायु की गति के नियमों के प्रयोग से अधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयान विकसित किए गए हैं। तो जब हमने वायु की गति को समझा, डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों को समझा और घर्षण व ऊष्मा की सोच को समझा, तो हमने का आविष्कार किया, बीमारियों पर विजय पाए और वायुयान विकसित किए। तो हमारे लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना है तो हमें बेहतर तरीके से प्रकृति का अध्ययन करना होगा, प्रकृति को समझना होगा और प्रकृति के अनुकूल ही कार्य करने होंगे। प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। मानव ने इस प्रकृति पर बहुत सारे काम किए, तो इस पृथ्वी का जो आकार है, प्रकृति है, उसके आकारों में ही कहीं कहीं भी क्या हुआ, परिवर्तन, और उसके उपयोग भी क्या हो गए, बदल गए। तो क्या क्या हमें छाप दिखाई पड़ती है, वो मानवीय कार्यों के उदाहरण है। तरंगित पहाड़ियों में चरागाहों का उपयोग करने लगे हम। तरंगित जो पहाड़ियां थी वहां चरागाहों का उपयोग होने लगा। महासागरों का हमने समुद्री मार्गों के रूप में, इसके रूप में समुद्री मार्गों के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। तटों पर हमने समुद्री पतन बसा लिए। तटों पर क्या कर लिए, समुद्री पतन बसा लिए। उच्च भूमियों पर हाईलैंड्स जो थे वहां पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल बना लिए हमने। क्या बना लिए, स्वास्थ्य विश्राम स्थल बना लिए। अंतरिक्ष में उपग्रह का प्रेक्षण हमने कर दिया। जब हमने प्रकृति को समझा, कोई चीज वहां पर रह सकती है, तो हमने वहां पर अंतरिक्ष में क्या कर दिए, उपग्रहों का प्रक्षेपण कर दिया। कृषि, नगर और पुलों का निर्माण करना भी मानव के प्रयास है। कहां पर, प्रकृति के ऊपर। ये सब मानव प्रयास है जो प्रकृति पर अभी भी छपे हुए हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। तरंगित पहाड़ियों में चरागाहों का उपयोग, महासागरों का समुद्री मार्गों के रूप में उपयोग, तटों पर समुद्री पतन, उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण, कृषि, नगर और पुलों का निर्माण आदि महत्वपूर्ण बिंदु जो इस किताब में बीच में थे, उनको मैं नोट्स के अनुसार इंक्लूड नहीं कर पाया, तो लास्ट में मैंने कर लिए। ये रिक्त स्थान में और छोटे प्रश्नों में काम आते हैं। हम पृथ्वी यानी मानव के शरीर, मानव की शरीर रचना के आधार पर हम पृथ्वी के नाम रखते हैं। जैसे पृथ्वी के रूप, पृथ्वी का कोई रूप थोड़ी होता, रूप तो मानव के होते हैं। तूफान की आंख, तूफान की आंख थोड़ी होती है, आंख तो किसकी होती है, मनुष्य के। तो हमने मनुष्य के शरीर के आधार पर ही हमने प्रकृति के नाम भी रखे, इनके आधार पर अध्ययन करते हैं। नदी के मुख, हिम नदी के प्रोथ यानी नासिका, जल डमरू मध्य की ग्रीवा, मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन हम करते हैं। जर्मनी में जो भूगोल वेता हुए वो राज्य और देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों, रेल मार्गों और जलमार्गों का जो जाल है उसे परिसंचरण की धमनियां कहते हैं। क्या कहते हैं, परिसंचरण की धमनियों के रूप में इनका वर्णन किया गया है। प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया जाता है। प्रदेशों, गांवों और नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट से। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, पढ़ाना पसंद आया हो, तो हम वीडियो को लाइक करें और जितने भी पढ़ने वाले हैं उनके पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें आगे इस प्रकार के विविध प्रकार के ज्ञान वर्धक तथ्यों के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।